Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. फ्रेंड दिस इज़ अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स, हिट द बेल आइकन, प्रेस द नोटिफिकेशन सो दैट कोई भी नया कंटेंट डिलीवर होता है इजली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। राइट डियर। एंड एक इन्फॉर्मेशन है डियर, हमारी पेड बैच रन कर रहे हैं TGT PGT इकोनॉमिक्स, TGT PGT होम साइंस, CTET एग्जामिनेशन as well as 11th-12th economics, 11th-12th home science. If you are interested to take the paid batch, then kindly comment in comment box. I'll add you in my paid batch. Right here, it was all about the information. समतामूलक और समावेशी शिक्षा यानी सभी के लिए शिक्षा। शब्द को नोट कर लो, नोट इट डाउन समवेयर। क्या है समतामूलक? क्या समता मूलक और समावेशी शिक्षा, इससे आपके उसमें क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र प्रभावी साधन है। करेक्ट, सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है, बल्कि समता मूलक और समावेशी समाज के निर्माण के लिए भी आवश्यक कदम है, जिससे प्रत्येक नागरिकों को अपने सपने संजोने और विकास करने और राष्ट्र हित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हो। यह शिक्षा नीति ऐसे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ती है जिससे भारत देश के किसी भी बच्चे के सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों में उसकी जन्म या पृष्ठभूमि से संबंधित परिस्थितियां बाधक न बन पाए। यह नीति इस बात की पुष्टि करती है कि स्कूल शिक्षा में पहुंच, सहभागिता और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को दूर करना सभी शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का प्रमुख लक्ष्य होगा। इस अध्याय 14 में यानी चैप्टर 14 के साथ पढ़ाया जाए। करेक्ट, जिसमें उच्चतर शिक्षा में समता और समावेशन के मुद्दों पर चर्चा की गई है। यद्यपि भारतीय शिक्षा प्रणाली क्रमिक सरकारी नीतियों ने विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों में लिंग सामाजिक श्रेणियों के अंतरालों को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है, किंतु असमानता आज भी देखी जाती है, विशेषकर माध्यमिक स्तर पर, जब हम सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित ऐसे समूहों को देख सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काल से ही पीछे रह गए हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित SEDG इन समूहों को लिंग, विशेष रूप से महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति, सामाजिक संस्कृति पहचान जैसे अनुसूचित जात, जनजात, OBC, भाषाई, धार्मिक अल्पसंख्यक, भौगोलिक पहचान जैसे गांव, कस्बे, आकांक्षी जिले के विद्यार्थी, विशेष आवश्यकता, सीखने से संबंधित अक्षमता सहित और सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले परिवार, असहाय परिस्थिति में रहने वाले बच्चे, बाल तस्करी के शिकार बच्चे या बाल तस्करी के शिकार बच्चों के बच्चे, अनाथ बच्चे जिनमें शहरों में भीख मांगने वाले शहरी गरीब भी शामिल हैं, के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जबकि स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगातार नामांकन घट रहा है। नामांकन में यह गिरावट सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों SEDG में अधिक है और विशेषकर इन
SEDG की महिला विद्यार्थियों के संदर्भ में यह और अधिक स्पष्ट है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में SEDG के नामांकन में यह गिरावट और अधिक है। सामाजिक आर्थिक पहचान में आने वाले SEDG की संक्षिप्त स्थिति अनुवर्ती उपखंडों में दी गई है। UDISE 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर लगभग 19.6% छात्र अनुसूचित जाति के हैं, किंतु उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशत कम होकर 17.3 हो गया है। नामांकनों में यह गिरावट अनुसूचित जनजाति के छात्रों 10.6 से 6.8 और दिव्यांग बच्चों 1.1 से 0.25 के लिए अधिक गंभीर है। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में महिला छात्रों के लिए इन नामांकनों में और भी गिरावट आई है। उच्चतर शिक्षा में नामांकन में गिरावट और भी अधिक है। गुणवत्तापूर्ण स्कूलों तक पहुँच पाने में कमी, गरीबी, सामाजिक रीति रिवाज, प्रथाओं और भाषा सहित अनेक विभिन्न कारकों से अनुसूचित जातियों के बीच नामांकन और प्रतिधारण की दरों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अनुसूचित जातियों के बच्चों की पहुंच, भागीदारी और अधिगम परिणामों में इन अंतरालों को पूरा करना प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहेगा। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, जिन्हें पहले से ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ जाने के आधार पर पहचाना जाता है, पर फिर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विभिन्न ऐतिहासिक भौगोलिक कारकों के कारण जनजातीय समुदाय, अनुसूचित जनजातियों के बच्चे भी कई स्तरों पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं। आदिवासी समुदायों के बच्चे अक्सर अपनी स्कूली शिक्षा को सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक रूप से अप्रासंगिक और विदेशी पाते हैं। हालांकि वर्तमान में आदिवासी समुदायों के बच्चों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता है जो जनजातीय समुदाय के बच्चों को इन कार्यक्रमों का लाभ मिले। स्कूल और उच्चतर शिक्षा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी अपेक्षाकृत कम है। यह नीति सभी अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से उन समुदायों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप के महत्व को स्वीकार करती है, जिनका शैक्षणिक रूप से प्रतिनिधित्व कम है। यह नीति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने के महत्व को भी पहचानती है। स्कूल शिक्षा में सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की जाएगी, जैसा कि निम्नलिखित उपभागों में उल्लेख किया गया है। ECCE मूलभूत साक्षरता, संख्या ज्ञान, विद्यालय तक पहुंच, नामांकन, उपस्थिति आदि से संबंधित समस्याएं, सिफारिशें जिनकी चर्चा अध्याय 1 से 3 में की गई है, विशेष रूप से अल्प प्रतिनिधित्व वाले लाभ वांछित समूहों के लिए महत्वपूर्ण प्रासंगिक हैं। अतः SEDG के संदर्भ में अध्याय 1 से 3 में दिए गए उपायों को दृढ़तापूर्वक लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लक्षित छात्रवृत्ति माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण, परिवहन के लिए साइकिल प्रदान करना आदि जैसी विभिन्न सफल नीतियां और योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में SEDG की भागीदारी स्कूल शिक्षा प्रणाली में काफ़ी बढ़ी है।
इन सफल नीतियों और योजनाओं को पूरे देश में और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए। यह भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि यह पता लगाने के लिए कि कौन से उपाय विशेष रूप से SEDG के प्रभावी हैं। उदाहरण के लिए साइकिल प्रदान करना, स्कूल तक पहुंचने के लिए साइकिल व पैदल चलने वाले समूहों का आयोजन करना, महिला छात्राओं की बढ़ती भागीदारी के संबंध में विशेष रूप से शक्तिशाली तरीके के रूप में उभरा है। यहाँ तक कि कम दूरी वाले स्थानों की सुरक्षा की दृष्टि में माता पिता को मिलने वाले सुरक्षा भाव के कारण काफ़ी प्रभावी तरीका है। दिव्यांग बच्चों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक बच्चे के साथ एक शिक्षक, सहपाठी, मुक्त विद्यालय शिक्षा, उचित बुनियादी ढांचा, उपयुक्त तकनीकी का प्रयोग विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है। जो विद्यालय गुणवत्तापूर्ण ढंग से बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करते हैं, वे आर्थिक रूप से वंचित परिवारों से आने वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं। इस बीच यह भी देखा गया है कि शहरी गरीब क्षेत्रों में काउंसलर अथवा प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जो कि छात्रों, अभिभावकों, स्कूलों व शिक्षकों के साथ मिलकर काम करते हैं, को काम पर रखना उपस्थिति सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने की दृष्टि से विशेष रूप से प्रभावी है। आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में SEDG का काफ़ी बड़ा अनुपात है। इसके अलावा ऐसे भौगोलिक स्थान भी हैं जिनकी पहचान महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में की गई है और जिन्हें अपने शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि देश के शैक्षणिक रूप से वंचित SEDG की बड़ी आबादी वाले कुछ क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र SEZ घोषित किया जाए, जहां केंद्र राज्यों द्वारा सही मामले में इन क्षेत्रों के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए अतिरिक्त प्रयासों के माध्यम से उपरोक्त योजनाओं और नीतियों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। हम देख सकते हैं कि अल्प प्रतिनिधित्व वाले सभी समूहों में आधी संख्या महिलाओं की है। दुर्भाग्यवश SEDG के साथ रहने वाले अन्याय का सामना और औरों से ज़्यादा इन समूहों में महिलाओं को करना पड़ता है। यह नीति समाज में विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो ये आप क्या देख रहे हैं? हम SEDG बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ठीक, SEDG जो है, ठीक है, SEDG विद्यार्थियों के उत्थान के लिए बनाई जा रही नीतियों और योजनाओं को विशेष रूप से इन समूहों की बालिकाओं पर केंद्रित होना चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता को विकास करने हेतु एक जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए राज्यों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक कोष उपलब्ध होगा। महिला ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह प्रावधान बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे स्वच्छता और शौचालय से संबंधित सुविधाएं। करेक्ट, साइकिल व सशर्त नगद हस्तांतरण आदि। यह कोष राज्यों को समुदाय आधारित कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने और उसे बड़े स्तर तक ले जाने में सक्षम बनाएगा, जो कि महिला, ट्रांसजेंडर और बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में परिस्थितिजन्य समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगी। अन्य SEDG की शिक्षा तक पहुंच
से संबंधित समान समस्याओं के समाधान हेतु इस प्रकार की समावेशी निधि की व्यवस्था की जाएगी। संक्षेप में, इस नीति का उद्देश्य किसी भी लिंग या अन्य सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा समेत शिक्षा तक पहुंच में शेष असमानता को समाप्त करना है। ऐसे स्थान जहां विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, वहां जवाहर नवोदय विद्यालयों के स्तर की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, विशेषकर ऐसे बच्चों के लिए जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आते हैं। इन छात्रावासों में सभी बच्चों, विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को और मजबूत बनाया जाएगा। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाले विद्यालयों ग्रेड 12 तक में प्रतिभागिता बढ़ाने की दृष्टि से इन्हें अधिक विस्तारित किया जाएगा। भारत के हर कोने में उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से विशेष आकांक्षात्मक जिलों, विशेषता शिक्षा क्षेत्रों में वंचित क्षेत्रों के अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। कम से कम 1 वर्ष की प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा को समाहित करते हुए केंद्रीय विद्यालयों में देश के अन्य प्राथमिक विद्यालयों में विशेषकर वंचित क्षेत्रों के प्री स्कूल वर्ग को जोड़ा जाएगा। ECCE दिव्यांग बच्चों को शामिल करना, उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। दिव्यांग बच्चों को प्रारंभिक स्तर से उच्चतर स्तर तक की शिक्षण प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहां सामान्य, दिव्यांग और सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण व सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाएगा कि वह प्रत्येक बच्चे की सभी सामान्य व विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो सकें। यह नीति RPWD अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है तथा स्कूली शिक्षा के संबंध में इसके द्वारा प्रस्तावित सभी सिफारिशों को पूरा करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF तथा NCERT द्वारा दिव्यांगजन विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के साथ परामर्श सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए दिव्यांग बच्चों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिसरों की मदद से वित्तीय मदद की दृष्टि से सुस्पष्ट व कुशल प्रावधानों की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही यह भी ध्यान दिया जाएगा कि विद्यालय परिसरों में दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। साथ ही गंभीर अथवा एक से अधिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए जहां भी आवश्यकता हो एक संसाधन केंद्र स्थापित किया जाए। RPW अधिनियम के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विभिन्न श्रेणियों के अनुरूप विद्यालय अथवा विद्यालय के परिसर कार्य करेंगे, जिससे प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप मदद सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त प्रणाली विकसित की जाएगी ताकि कक्षा कक्ष में उनकी पूर्ण प्रतिभागिता व समावेशन सुनिश्चित किया जा सके। कक्षा में शिक्षकों व अन्य सहपाठियों के साथ
आसानी से जुड़ने के लिए उपयुक्त शिक्षण समावेशी शिक्षण सामग्री जैसे बड़े प्रिंट और ब्रेल प्रारूप यानी ब्रेल लिपि, ठीक है ना, में सुलभ पाठ्य पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए जाएं। यह कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी स्कूली गतिविधियों पर भी लागू होगा। NIOS भारतीय संकेत भाषा सिखाने के लिए और भारतीय संकेत भाषा का उपयोग करके अन्य बुनियादी विषयों को सिखाने के लिए उच्चतर गुणवत्ता वाले मॉड्यूल विकसित करेगा। साथ ही दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। RPWD अधिनियम 2016, अब ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको मालूम होना चाहिए। RPWD करेक्ट एक्ट जो है कब आया? 2016 में, ठीक। इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 16 के अनुसार मूल दिव्यांगता वाले बच्चों के पास नियमित और विशेष स्कूली शिक्षा का विकल्प होगा। विशेष शिक्षकों के माध्यम से स्थापित संसाधन केंद्र गंभीर अथवा एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास व शिक्षा संबंधित आवश्यकताओं में मदद करेंगे एवं उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा घर में ही उपलब्ध कराने यानी होम स्कूलिंग और कौशल विकसित करने की दिशा में उनके माता पिता अभिभावकों को भी मदद करेंगे। स्कूलों में जाने में असमर्थ, गंभीर और गहन शिक्षा के तहत शिक्षा ले रहे बच्चों को अन्य सामान्य प्रणाली में शिक्षा ले रहे किसी भी अन्य बच्चे के समतुल्य माना जाएगा। गृह आधारित शिक्षा की दक्षता, प्रभावशीलता की जांच हेतु समता अवसर की समानता के सिद्धांत पर आधारित ऑडिट कराया जाएगा। RPWD अधिनियम 2016, ठीक, के अनुरूप इस ऑडिट के आधार पर गृह आधारित स्कूली शिक्षा के लिए दिशानिर्देश मानक विकसित किए जाएंगे। हालांकि यह स्पष्ट है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। इसके लिए माता पिता, देखरेख करने वालों के उन्मुखीकरण से लेकर बड़े स्तर पर प्राथमिकता के साथ अधिगम सामग्री, व्यापक प्रचार प्रसार, प्रौद्योगिकी आधारित समाधान किए जाएंगे जिनके माध्यम से माता पिता, देखरेख करने वाले अपने बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप मदद कर पाएँ। अधिकांश कक्षाओं में ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें सीखने की दृष्टि से कुछ विशिष्ट अक्षमता होती है, जिन्हें निरंतर मदद की आवश्यकता होती है। शोध स्पष्ट करते हैं कि ऐसे मामलों में जितनी जल्दी मदद शुरू की जाती है, आगे प्रगति की संभावना उतनी ही बेहतर नज़र आती है। शिक्षकों को सीखने से संबंधित इस प्रकार की अक्षमताओं की पहचान करने और उनके निवारण के लिए योजना बनाने में विशेष रूप से मदद मिलनी चाहिए। इसके लिए किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों, जिनमें उपयुक्त तकनीकी मदद किए जाने वाले प्रयास सहित शामिल होंगे। बच्चों को अपनी गति के अनुरूप काम करने की स्वतंत्रता देना, प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं का लाभ लेने की दृष्टि से पाठ्यक्रम को प्रत्येक के लिए सक्षम व लचीला बनाना, साथ ही उपयुक्त आकलन और प्रमाणन के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम बनाना, परख नामक प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र सहित मूल्यांकन और प्रमाणन एजेंसियों
एजेंसियां दिशा निर्देश बनाएंगी और बुनियादी स्तर से लेकर उच्चतर शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं सहित के स्तर तक इस तरह के मूल्यांकन के संचालन के लिए उपयुक्त तरीकों की सिफारिश करेंगी, जिससे सीखने की अक्षमता वाले सभी छात्रों के लिए समान पहुंच अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। विशेष दिव्यांगता वाले बच्चों सीखने से संबंधित अक्षमताओं के साथ को कैसे पढ़ाया जाए, इससे संबंधित जागरूकता और ज्ञान को सभी प्रशिक्षणों का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता व अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जानी चाहिए, जिससे उनकी प्रतिभागिता की स्थिति को बेहतर किया जा सके। स्कूलों के वैकल्पिक रूपों को अपनी परंपराओं और वैकल्पिक शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्हें अपने विषयों, शिक्षण क्षेत्रों और पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुरूप एकीकृत करने में सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्रों में उनके विद्यार्थियों की कम प्रतिभागिता को धीरे धीरे बढ़ाया जा सके। ऐसे विद्यालयों को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, राजभाषाओं अथवा अन्य प्रासंगिक विषयों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जैसा कि शायद इन स्कूलों द्वारा वांछित हो सकता है। यह पारंपरिक संस्कृति और धार्मिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ग्रेड 1 to 12 के लिए परिभाषित किए गए अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में सक्षम करेगा। इसके अलावा ऐसे स्कूलों में छात्रों को एनटीए द्वारा राज्य या अन्य बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार उच्चतर शिक्षा संस्थानों में दाखिला दिया जाएगा। विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षकों की क्षमताओं और नए शैक्षिक अभ्यासों के लिए उन्मुखीकरण सहित विकसित किया जाएगा। पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं को मजबूत किया जाएगा। पुस्तकों, पत्रिकाओं जैसी पर्याप्त पठन सामग्री, अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। एसईडीजी के अंतर्गत ऊपर वर्णित नीतिगत बिंदुओं के संदर्भ में अनुसूचित जाति और जनजातियों के शैक्षणिक विकास में असमानताओं को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों के तहत सभी एसईडीजी से प्रतिभाशाली और मेधावी छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर समर्पित क्षेत्रों में विशेष छात्रावास, ब्रिज पाठ्यक्रम, ब्रिज कोर्स, ठीक, फीस माफ करने, छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता विशेषकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाएगी, ताकि उच्चतर शिक्षा में उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाया जा सके। रक्षा मंत्रालय तत्वाधान में राज्य सरकारों को जनजाति बहुल प्रदेशों सहित अपने माध्यमिक उच्चतर विद्यालयों में एनसीसी विंग खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे छात्रों की प्राकृतिक प्रतिभा, अद्वितीय क्षमता का उपयोग किया जा सके, जिससे वे रक्षा सेनाओं में सफल करियर के लिए प्रेरित हो सके। एसईडीजी छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति अवसर योजनाओं में प्रतिभाग करने की दृष्टि से क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ सरलीकृत तरीके स्थापित किए जाएंगे, जैसे किसी ऐसी एकल एजेंसी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन लेना जो सभी विद्यार्थियों तक इन
योजनाओं, छात्रवृत्ति और अवसरों की पहुंच सुनिश्चित करें और सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से उनका योगदान आवेदन सुनिश्चित करें। उपरोक्त सभी नीतियाँ और उपाय सभी एसईडीजी के लिए पूर्ण समावेश और समता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, किंतु पर्याप्त नहीं है। इसके लिए विद्यालय की संस्कृति में बदलाव भी जरूरी है। स्कूल शिक्षा प्रणाली में सभी प्रतिभागी, जिनमें शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रशासक, काउंसलर, छात्र शामिल हैं, सभी छात्रों की आवश्यकताओं, समावेशन और समता की धारणाओं और सभी व्यक्तियों के सम्मान, प्रतिष्ठा और निजता के प्रति संवेदनशील होंगे। इस तरह की शैक्षिक संस्कृति छात्रों को सशक्त व्यक्ति बनने में मदद करने के लिए सबसे अच्छा साधन होगा, जो बदले में एक ऐसा समाज बनाने में सक्षम होंगे जो अपने सबसे कमज़ोर नागरिक के लिए जिम्मेदार है। समावेशन और समता शिक्षा का एक पहलू बन जाएगा और स्कूलों में सभी नेतृत्व, प्रशासनिक, अन्य पदों पर प्रशिक्षण में भी। साथ ही सभी छात्रों के उत्कृष्ट रोल मॉडल लाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा कि एसईडीजी में उच्चतर गुणवत्ता के शिक्षक नेतृत्वकर्ता का अधिक से अधिक चयन किया जाए। छात्रों को शिक्षकों, अन्य विद्यालय कर्मियों जैसे प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शदाता इत्यादि द्वारा लाई गई इस नई स्कूली संस्कृति पाठ्यक्रम में आए परिवर्तनों के माध्यम से संवेदनशील बनाया जाएगा। स्कूली पाठ्यक्रम में प्रारंभिक शिक्षा, मानवीय मूल्य पर सामग्री जैसी व्यक्तियों के लिए सम्मान, सहानुभूति, सहिष्णु मानव अधिकार, लैंगिक समानता, अहिंसा, वैश्विक नागरिकता, समावेशन और समता शामिल होते हैं। इनमें विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, लिंग आधारित पहचान आदि के बारे में अधिक विस्तृत ज्ञान शामिल होगा, जो विविधता के प्रति सम्मान और संवेदनशील विकसित करेगा। स्कूल पाठ्यक्रम में किसी पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता को हटा दिया जाएगा। ऐसी सामग्री को अधिकता में शामिल किया जाएगा जो सभी समुदाय के लिए प्रासंगिक और संबंधित है। स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन, प्रभावी गवर्नेंस। अब समग्र शिक्षा योजना के तहत समाहित सर्व शिक्षा अभियान SSA और देश भर के राज्यों में होने वाले अन्य प्रयासों द्वारा देश के हर बसाइड में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना ने प्राथमिक स्कूलों में लगभग सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करने में मदद की, लेकिन इससे कई छात्र संख्या वाले स्कूल भी वजूद में आए हैं। यूडाइस 2016-17 के आंकड़े के अनुसार भारत के 28% सरकारी प्राथमिक स्कूलों और 14.8% उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में 30 से भी अधिक कम छात्र पढ़ते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में औसतन 14 छात्र हैं, जबकि बहुत से स्कूलों में संख्या मात्र 6 है। 2016-17 में 1,08,017 स्कूल एकल शिक्षक स्कूल थे। समझ पा रहे हो? इनमें से अधिकांश 85,743 कक्षा 1 से 5 वाले प्राथमिक स्कूल थे। इन कम संख्या वाले स्कूलों के चलते शिक्षकों के नियोजन के साथ साथ महत्वपूर्ण भौतिक संसाधन की उपलब्धता की दृष्टि से अच्छे स्कूलों का संचालन जटिल होने के साथ साथ व्यवहारिक नहीं है। शिक्षकों को अक्सर एक साथ कई भाषाएं पढ़ानी पड़ती है और कई विषयों को भी जिसमें वह विषय शामिल हो।
जिनमें पहले से कोई पृष्ठभूमि नहीं होती, जैसे संगीत, कला, खेल जैसे प्रमुख क्षेत्र बहुत बार सिखाए नहीं जाते। भौतिक संसाधन जैसे प्रयोगशाला, खेल उपकरण, पुस्तकालय की किताबें स्कूल में कम ही उपलब्ध है। छोटे स्कूलों के अलगाव का भी शिक्षा और शिक्षण शिक्षण प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षक समुदाय और टीम में सबसे अच्छा काम करते हैं, इस प्रकार छात्र भी करते हैं। छोटे स्कूल भी शासन और प्रबंध के लिए एक प्रणालीगत चुनौती पेश करते हैं। भौगोलिक फैलाव, चुनौतीपूर्ण पहुंच की स्थिति, स्कूलों की बहुत संख्या सभी स्कूलों तक समान रूप से पहुंचना मुश्किल बना देती है। प्रशासनिक संरचनाओं को स्कूल की संख्या में वृद्धि या समग्र शिक्षा योजना के एकीकृत ढांचे में नहीं जोड़ा गया। हालांकि स्कूलों का समीकरण एक ऐसा विकल्प है जिस पर हमेशा चर्चा की जाती है। इसे बहुत ही सोच समझकर किया जाना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इसकी पहुंच पर कोई प्रभाव न पड़े। इस तरह के उपायों के परिणाम स्वरूप केवल छोटे पैमाने पर समेकन की संभावना दिखती है और बड़ी संख्या में छोटे स्कूलों द्वारा उपजी संरचनात्मक समस्या और चुनौतियों का समाधान नहीं होगा। इन चुनौतियों को राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा 2025 तक स्कूल में समूह बनाने और उनकी संख्या को समुचित रूप देने के लिए नवीन प्रक्रिया अपनाकर समाधान किया जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया के पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि हर स्कूल में कला, संगीत, विज्ञान, खेल, भाषा, व्यावसायिक विषय आदि सभी विषयों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में परामर्शदाता, काउंसलर, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक साझा या अन्यथा मौजूद हों। हर स्कूल में पर्याप्त संसाधन साझा या अन्यथा हो। एक पुस्तकालय, प्रयोगशाला, लैब, कंप्यूटर लैब, कौशल प्रयोगशाला, खेल के मैदान, खेल उपकरण जैसी सुविधाएं आदि शिक्षकों, छात्रों, स्कूलों के अलगाव को दूर करने के लिए समुदाय के साथ एक समझ बनाकर संयुक्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों, शिक्षण अधिगम सामग्री के साझाकरण, संयुक्त सामग्री निर्माण, कला और विज्ञान प्रदर्शनियाँ, खेल गतिविधियाँ, क्विज, डिबेट, मेले जैसी संयुक्त गतिविधियों का आयोजन करना और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों में सहयोग और संबलन, स्कूली व्यवस्था की गवर्नेंस में सुधार के लिए क्रियान्वयन संबंधी बारीकियों के निर्णय स्कूली समूहों के स्तर पर छोड़ दिए जाएं, जहां उन्हें स्थानीय स्तर पर प्रधानाचार्य, शिक्षक, अन्य हितधारकों द्वारा ही लिया जाए और फाउंडेशनल स्तर से सेकेंडरी स्तर तक के ऐसे स्कूलों के समूह को एकीकृत अर्ध स्वायत्त इकाई के रूप में देखा जाए। उपरोक्त को पूरा करने के लिए एक संभावित तंत्र स्कूल परिषद नामक एक समूहन की संरचना की स्थापना होगी, जिसमें एक माध्यमिक विद्यालय होगा, जिसमें 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आंगनवाड़ी केंद्रों सहित अपने पड़ोस में निचले ग्रेड की पेशकश करने वाले अन्य विद्यालय होंगे। यह सुझाव प्राथमिक शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा दिया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। ध्यान से सुनो, ये जो शिक्षा आयोग हमारी आई थी ना, कब आई थी शिक्षा आयोग?
हमारी हमारी शिक्षा आयोग आई थी 1964, करीब ठीक 66, 1964, 66। तो इसमें जो है ये बातें कही गई थी लेकिन लागू नहीं किया गया था। यह नीति जहाँ भी संभव हो स्कूल परिसर क्लस्टर के विचार का दृढ़ता से समर्थन करती है। स्कूल परिसर क्लस्टर का उद्देश्य अधिक संसाधन दक्षता और क्लस्टर में स्कूलों के अधिक प्रभावी कामकाज समन्वय नेतृत्व साधन प्रबंधन होगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर बनाने से कॉम्प्लेक्स में संसाधन साझे उपयोग से दूसरे भी बहुत से लाभ होंगे, जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर सहयोग, ज़्यादा विविध विषय पर आधारित विद्यार्थी क्लब और स्कूल परिसर में एकेडमिक, खेल, कला, शिल्प आधारित कार्यक्रम का आयोजन, कला, संगीत, भाषा, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के साझे उपयोग से कक्षाएं, वर्चुअल कक्षाएं आयोजित करने के लिए ICT टूल्स का उपयोग किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप कहीं नोट कर लीजिए ICT टूल्स क्या होता है। ये चीज़ें जब आप रिवीजन करोगे ना आपके और काम आएगा। अभी तो आप सिर्फ एक बार देख रहे हो तो उस समय स्पेशली आपके माइंड में क्लिक करेगा, ठीक है ना। ICT टूल्स के उपयोग सहित इन गतिविधियों का समावेशन सामाजिक कार्यकर्ता और सलाहकारों, काउंसलर की मदद से विद्यार्थियों के बेहतर सहयोग की उपलब्धता और बेहतर नामांकन, उपस्थिति और उपलब्धियों में सुधार और स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समितियों, केवल स्कूल प्रबंधन समिति के बजाय के माध्यम से बेहतर और मजबूत गवर्नेंस, निरीक्षण, निगरानी, नवाचार, स्थानीय हितधारकों द्वारा उठाए जाने वाले कदम, स्कूलों, स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, सहयोगी स्टाफ, माता पिता और स्थानीय नागरिकों के बड़े और जीवंत समूहों के आधार पर संसाधनों का कुशल उपयोग करते हुए पूरी शिक्षा व्यवस्था ऊर्जावान और समर्थ बनेगी। स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर व्यवस्था से विद्यालयों में गवर्नेंस भी सुधरेगा और अधिक कुशल बनेगा। पहले DSE स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के स्तर पर अधिकार देगा, जो एक अर्ध स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी BEO हर स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर को एक इकाई मानकर उनके साथ कार्य करेंगे। कॉम्प्लेक्स DSE द्वारा सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों को निभाएंगे और उसके तहत आने वाले प्रत्येक स्कूल समन्वय करेंगे। DSE द्वारा स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर को काफ़ी स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, जिसके बल पर वे राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क NCF और स्टेट पाठचर्या SCF का अनुपालन करते हुए समन्वित शिक्षा प्रदान करने के दिशा में जरूरी रचनात्मक कदम उठा सकें और पाठचर्या शिक्षण शास्त्र के स्तर पर प्रयोगधर्मी हो जाए। इस संगठन के तहत स्कूल मजबूत होंगे, ज़्यादा स्वायत्तता पूर्वक कार्य कर पाएंगे। ठीक डियर, मैं ये पेज आपका कौन सा है 47 पे नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ, राइट। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लव यू ऑल गाइस। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए।